माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कैरियर की चैनल पे बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं आपका राहुल सर, बायोलॉजी एजुकेटर। कल के क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि एक परागकोश के जो होता है वो द्विपालित संरचना होता है। तो इसी को देखते हैं कि एक परागकोश जो है वो द्विपालित संरचना है और उसमें किस प्रकार का और कैसे परागकण का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे पुंकेसर के ऊपर कि पुंकेसर क्या होता है। तो पुंकेसर जो है ना, वो पुंकेसर एक परागकोश एवं एक पुतंतु से मिलकर बना होता है। परागकोश जो है, परागकोश वो द्विपालित संरचना होती है और उस परागकोश जो है, परागकोश में हम किसका चर्चा कर रहे हैं? पुंकेसर को। तो पुंकेसर जो है एक परागकोश और एक पुतंतु से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसकी संरचना जो है वो किस प्रकार होगी। ये अपना क्या है? ये अपना है ये वाला परागकोश, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। इसके बीच में जो ये जो लाइन लगा हुआ है, जो लाइन, इसका नाम होता है योजी और इंग्लिश में बोलते हैं कॉनेक्टिव। और ये जो होता है ये होता है पुतंतु, जिसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो आपसे कोई पूछे कि पुंकेसर जो है, पुंकेसर वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? तो पुंकेसर जो है ये परागकोश और क्या, पुतंतु से मिलकर बना होता है। दूसरी बात ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक परागकोश जो है, एक परागकोश वो द्विपालित संरचना है। परागकोश जो होता है वो द्विपालित संरचना है, जिसमें हम लोग एक पाली इसे बोलते हैं और दूसरा पाली ये होता है। और पाली को इंग्लिश में लिखा जाएगा लोब और इसे भी हम लोग लिख देंगे क्या? लोब। अब द्विपालित संरचना है और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक मिलते हैं। कोष्ठक अर्थात इसमें चेम्बर मिलते हैं, यानी एक के अंदर दो चेम्बर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी दो चेम्बर ही मिलेंगे, दो चेम्बर मिलेंगे। यानी एक परागकोश के अंदर टोटल 4 चेम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। और पाली पूछा जाए, लोब पूछा जाए तो लोब होता है 2। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें थोड़ा कहानी और बढ़िया ढंग से कि एक परागकोश में, अर्थात एक परागकोश के अंदर 4 चेम्बर हो गए। तो ये 4 चेम्बर किस प्रकार दिखाई देंगे? देखिए यहाँ पे आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों को मिलाकर हम लोग एक लोब बोलते थे। इसमें कितने चेम्बर है? एक चेम्बर ये है, एक चेम्बर ये है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी
इस लोब के अंदर एक चेंबर ये है, एक चेंबर ये है, अर्थात एक पराग कोश के अंदर 4 चेंबर है। अर्थात 4 चेंबर मतलब क्या, कोष्ठक हो गए कि एक पराग कोश के अंदर 4 चेंबर हो रहे हैं। और इन चारों चेंबर को हम लोग एक विशेष नाम देते हैं और उस विशेष नाम को बोलते हैं क्या, लघु बीजाणुधानी। इन चारों चेंबर को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि एक लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार होगा। तो आप सभी आदमी हेडिंग लगा लेंगे, लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानी जो होते हैं वो चतुष्कोणीय होते हैं। पहली बात तो याद रखना है कि लघु बीजाणुधानी चतुष्कोणीय होते हैं, यानी इनमें 4 कोना मिलेंगे। किस प्रकार मिलेगा, ध्यान दीजिए इधर। इसमें 4 कोने हैं। किसमें 4 कोने हैं, लघु बीजाणुधानी के अंदर। कितने कोने मिल रहे हैं, 4 कोने मिल रहे हैं। इन चारों कोना में जो होता है उसमें सब पे लेयर लगे होते हैं, यानी एक लघु बीजाणुधानी के अंदर 4 लेयर मिलते हैं। कौन कौन से लेयर है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जो सबसे फर्स्ट वाला लेयर है उसको मैं ऐसे बना रहा हूं आपके लिए, ये वाला लेयर, इसका नाम होता है बाह्य त्वचा। क्या नाम है, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के अंदर हम लोग देखें तो इसके अंदर एक लेयर और मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं अनताथीसियम। इसके अंदर की अगर बात किया जाए तो इसके अंदर मिलता है एक लेयर और जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य अस्तर। मध्य अस्तर, इसके अंदर जो मिल रहा है वो मिल रहा है एक लेयर और जिसे हम लोग बोल रहे हैं टेपिटम। टेपिटम यानी कि ये एक लघु बीजाणुधानी के अंदर जो है वो 4 लेयर मिलते हैं, जिसमें सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं बाह्य त्वचा, जिसकी संख्या केवल और केवल 1 होती है। उसके अंदर जब जाकर देखा जाए तो उसके अंदर भी एक लेयर मिलती है जिसे नाम होता है अंताथीसियम और इसकी संख्या भी 1 होती है।
ट्विस्ट वाली बात ये है कि एक उसके अंदर जब आप जाके देखोगे, किसके अंदर, एंथीसियम के अंदर, तो एक लेयर और मिलता है जिसका नाम है मध्य स्तर। और मध्य स्तर की संख्या जो है वो 1 से लेकर 3 तक हो सकती है। किसी किसी पादप में 1 होता है, किसी पादप में 2 मिलता है, किसी पादप में 3 तक मिलते हैं, लेकिन 3 के अलावा 4 नहीं हो सकता। यानी आपसे कोई पूछे कि मध्य स्तरों में जो लेयर की संख्या है उसकी संख्या कितनी होती है, तो वो होता है 1 से लेकर कितने तक, 3 तक होता है। 3 तक याद रखेंगे। फिर टेपिटम के अंदर, टेपिटम जो है, इस टेपिटम की जो लेयर है उसकी संख्या भी 1 है। यानी टोटल अगर हम लोग लेयर की बात करें तो लेयर तो है 4, लेयर में संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा, अगर इसकी संख्या 1 मानकर चलते हैं, इसकी संख्या भी 1 मानते हैं, और इसकी संख्या भी 1 मानते हैं, इसकी संख्या कितना मानते हैं, 1, तो टोटल हो जाएंगे 4 से लेकर कितने तक। अगर इसकी संख्या 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, अगर 3 हो जाएगा तो 6, तो 4 से लेकर कितने तक इसकी संख्या हो जाएगी, 6 तक हो जाएगी। यानी अर्थात ये आप समझिए कि लघु बीजाणुधानी में 4 लेयर मिलते हैं। परीक्षा में कई बार रिपीट कर चुका है बिहार बोर्ड कि एक लघु बीजाणुधानी में मिलने वाले स्तरों की संख्या कितना है, तो 4 स्तर होते हैं। नाम क्या क्या है, बाह्य त्वचा, एंथीसियम, मध्य स्तर और टेपिटम। अब ध्यान देंगे आप कि ये जो टेपिटम है इसके अंदर मैं बात बता रहा हूँ कि ये मान लेते हैं कि एक टेपिटम है। इस टेपिटम की जो कोशिका होती है वो बहुकेंद्रकीय है। टेपिटम की कोशिका केंद्रकीय है। ये भी क्वेश्चन अपना बिहार बोर्ड पूछ चुका है कि टेपिटम की कोशिका कैसी होती है, तो ये बहुकेंद्रकीय होती है। इसका ये मतलब हुआ कि इसके में जो कोशिका मिलेंगे उसमें कोशिका में केंद्रकों की संख्या जो होगा वो 1 से ज़्यादा मिलेंगे। यानी यहाँ पर केंद्रक 1 से लेकर ज़्यादा, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये बात याद रखना है कि टेपिटम की कोशिका जो है वो बहुकेंद्रकीय होती है। इतनी बात याद रहेगा। दूसरी बात ये है, मैं और भी कुछ आपको बात बता रहा हूँ कि टेपिटम जो है वो जब परागकण बनता है तब इसे पोषण प्रदान करने का काम करता है। टेपिटम क्या करता है, तो टेपिटम जो है, टेपिटम परागकण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है। अगली बात ये समझेंगे कि टेपिटम जो है वो क्या कर रहा है, परागकण को पोषण प्रदान कर रहा है, अर्थात न्यूट्रिशन दे रहा है। इसके अलावा हम लोग बात और भी चर्चा करेंगे, तो क्या कर सकते हैं कि ये जो अपना परागकण बनेगा, इस परागकण के अंदर क्या होता है, तो परागकण के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है एग्जामिनेशन में कि परागकण के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो परागकण के अंदर जो है वो पाया जाता है कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान देंगे कि इस टेपिटम के अंदर बहुत सारे कोशिकाओं का समूह मिलता है। बहुत सारे कोशिकाओं का समूह मिल रहा है जिसे हम लोग नाम देते हैं लघु बीजाणुजन ऊतक। इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। लघु बीजाणुजन
ऊतक बोलते हैं। और इसी लघु बीजाणु जन ऊतक में जब कोशिका बड़ी हो जाती है, इसी की जब कोशिका क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तब इसे बोलते हैं हम लोग लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। मातृ कोशिका या इसका दूसरा नाम होता है पराग मातृ कोशिका। पराग मातृ कोशिका। पराग मातृ कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं पोलेन मदर सेल। ठीक है, या इसको बोलेंगे क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और शॉर्ट में इसे हम लोग बोलते हैं MMC। और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं PMC, यानी पोलेन मदर सेल। अब ध्यान देंगे कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, किसमें? लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं लघु बीजाणु। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से। इस बात को आराम से हम लोग लिख रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। लघु बीजाणु मातृ कोशिका, शॉर्ट में इसे हमने क्या बोला है, इसे शॉर्ट में बोला है MMC। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन जो होगा उससे क्या बनेगा, तो अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा लघु बीजाणु। क्या बनेगा? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब यही जो लघु बीजाणु है ये बदल जाते हैं किसमें? पराग कण में। किसमें बदल जाते हैं? पराग कण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पराग कण में बदल जाता है। तो आपका हेडिंग होगा कि लघु बीजाणु का पराग कण में परिवर्तन। लघु बीजाणु का पराग कण में परिवर्तन। तो एक हेडिंग बना लेते हैं हम लोग आराम से, कोई इशू नहीं है। लघु बीजाणु का पराग कण में क्या परिवर्तन। तो लघु बीजाणु का पराग कण में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है, जरा ध्यान दीजिए आप कि क्या होता है। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि एक कोशिका है। इस कोशिका में ये जो कोशिका है, इस कोशिका को हम लोग नाम क्या देते हैं, तो इस कोशिका को नाम देते हैं, कोशिका की जो बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली में अगर हम पादप की बात करेंगे कोशिका को लेकर, तो इसके बाहर भी एक आवरण देखने को मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये हो गया अपना क्या? कोशिका भित्ति है। अब कोशिका भित्ति है। अगर हम लोग बात करेंगे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, यानी किसी भी पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी परत मिलती है उसका नाम होता है कोशिका भित्ति।
सेल बॉल होता है। और किसी भी कोशिका की जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर जो लेयर मिलते हैं उसका नाम होता है कोशिका झिल्ली। अब इस कोशिका के अंदर क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक है। अब इस केंद्रक में पहली बार होगा क्या? विभाजन। इस केंद्रक में होगा क्या? विभाजन होगा। ध्यान देंगे, इसमें होता है क्या? विभाजन। ठीक है, कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन में कौन कैसा होगा? तो इसमें होता है असमान विभाजन। असमान विभाजन की अगर बात किया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या बनेंगे? इसके अंदर बनेंगे, देखिए ध्यान से कैसी डायग्राम होगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि एक आपका कोशिका भित्ति, इसके अंदर जो है वो कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो है केंद्रक, वो केंद्रक जो है पहले होगा 2 भागों में विभाजित होगा, 2 भागों में। और आपको पता है ना कि एक कोशिका के अंदर क्या मिलते हैं? तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भी मिलते हैं। तो इसमें बहुत सारे द्रव भी भरा हुआ है, कोशिका द्रव है। अब ये जो असमान जो है विभाजित हुआ है, इसमें एक बना है छोटा केंद्रक, एक बड़ा है बड़ा केंद्रक। तो जो बड़ा केंद्रक बना है, एक बना है क्या? छोटा केंद्रक, छोटा केंद्रक, और एक बना है अपना बड़ा केंद्रक। अब ध्यान देंगे कि 2 केंद्रक जब बन गया है तो ये 2 केंद्रक में अब क्या होगा कि इसका कोशिका द्रव का, ये जो है कोशिका द्रव, इस कोशिका द्रव का क्या होगा? कोशिका द्रव का होगा विभाजन होगा। क्या होगा? कोशिका द्रव का विभाजन होगा। वो भी क्या होगा? असमान होगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, और ये विभाजन होके एक ऐसे बनाता है। जो छोटा वाला कोशिका बनता है उसे बोला जाएगा जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका बोलते हैं। और जो बड़ा वाला कोशिका बनता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका बोलते हैं। अब ध्यान देंगे, अब ये जो जनन कोशिका जब कायिक कोशिका बन जाती है तो इस कोशिका के जो क्या है? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के बाहर भी एक विशेष प्रकार का एक परत मिलता है। क्या मिलता है? विशेष प्रकार का परत का मिलता है। इस परत को मैं देखिए दिखा रहा हूं आपको। इसके बाहर भी एक परत मिल रहा है, ऐसे ऐसे। इस परत का जो है इसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। पोलेनिन। और आप याद रखेंगे कि स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जाएगा कि स्पोरोपोलेनिन क्या होता है। तो स्पोरोपोलेनिन जो है वो पादप जगत के सबसे कठोर पदार्थ है। जैसे इस पर स्पोरोपोलेनिन आ जाता है तो यहाँ पे इस वाले क्या जो हमारा क्या था? कोशिका भित्ति था, कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति का जो है इसका नाम हो जाता है क्या? इसका नाम देते हैं, इसको बोला जाता है क्या? बाह्य चोल। और इस जो कोशिका झिल्ली है इसका नाम हो जाता है अंतःचोल।
क्या नाम हो जाता है? अंतःचोल। तब बाह्य चोल में मिलता है स्पोरोपोलेनिन और अंतःचोल में मिलता है क्या? पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज का मिलता है। याद रखेंगे कि आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि हमारे जो बाह्य जो चोल है उसमें कौन से पदार्थ मिलते हैं? तब बाह्य चोल में मिलता है क्या? बाह्य चोल में मिलता है स्पोरोपोलेनिन और अंतः जो चोल है उसमें मिलता है क्या? पेक्टोसेलुलोज। ये बहुत ज़्यादा, ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप और भी चीज़ को सीखिए कि यहाँ पे एक बनता है होल। यहाँ पे बनता है एक होल और इस होल का नाम, इस होल का जो नाम है उस होल का नाम हम लोग देते हैं जनन छिद्र। क्या नाम देते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं। इसे बोला जाएगा क्या? इसे बोला जाएगा जनन छिद्र। क्या बोला जाएगा? जनन छिद्र। और ये आपको पता है कि इसी जनन छिद्र की मदद से अपना जो पराग कण है, वो पराग कण जब किसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे? तो पराग नलिका का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? पराग नलिका का निर्माण करेंगे, अर्थात पोलन ट्यूब का निर्माण करेंगे। पोलन ट्यूब का निर्माण करेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि आपने इस तरीका का पूरी तरीका से आपने फूल के नर जनन संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। जब मैं आपका जब अगला क्लास होगा उसमें चर्चा होगा फूल के मादा जनन भाग का, जिसका नाम मतलब मादा जनन भाग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो उसमें पढ़ेंगे वर्तिकाग्र के बारे में, वर्तिका के बारे में, अंडाशय के बारे में। और यहाँ पे आपने जो ये स्ट्रक्चर देखा है, इसी चीज को हम लोग जब ऐसा बन जाता है तो इसी का नाम होता है पराग कण। और ध्यान देंगे क्या कि इस पराग कण में क्या क्या मिल रहा है? तो पराग कण में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा पराग कण को हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ऐसा है ना कि बहुत सारे पादप जो है, पादप की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो रही है, तो इसको बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पराग कण को स्टोर रखते हैं। और स्टोर जो करते हैं उसका तापमान होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जामिनेशन अपना बिहार बोर्ड बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है कि पराग कण को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? -196 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और ये -196 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है वो होता है तरल नाइट्रोजन का, तरल नाइट्रोजन का तापमान होता है। याद रखेंगे, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर किया जाता है। किसी भी चीज़ को जब लंबे समय तक स्टोर करना होता है ना तो उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीका से आपने पूरा फ्लावर के नर जनन भाग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे फूल के मादा जनन भाग। और एक विशेष बात याद रखेंगे कि पराग कण में बहुत सारे पोषक तत्व भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोषक तत्व भी पाया जाता है। इससे हम लोग सिरप, उसके अलावा हम लोग विटामिन की गोली, ये सब चीज बनाते हैं। यानी कि पोषक तत्व का निर्माण किया जाता है किससे? पराग कण से। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।